गांधी जी के बारे में काबिल एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। वहीं कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर को क्वासी लुकमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा कौम हर उन पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। इन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्र जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ से हमारे एडिटर प्रकाश चंद्र होता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, ये बताएं कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आगे अब किस तरह से इस पूरे मामले में कालीचरण पर कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत मजे की बात है, जब बाबा यहाँ से भाषण दिए धर्म संसद में, उसके बाद वो मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक जगह है, वहां पे वो एक गेस्ट हाउस पे बुक किए रहने के लिए, चेक इन कर लिए, लेकिन वहां पे नहीं ठहरे क्योंकि उनको पता था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वहां से 25 किलोमीटर दूरी पर बागेश्वर एक जगह है, वो वहीं पे चले गए। वहां पे एक किराए का मकान लिया और उस मकान में वो ठहरे हुए थे। जब भोर 4 बजे आज सुबह 4 बजे पुलिस की टीम जब वो बाहर से कहीं से वापस आए, तब पुलिस की टीम ने धर दबोचा उनको और उनको लेकर रायपुर आ रही है। आज शाम तक ये पुलिस की टीम बाबा कालीचरण को लेकर रायपुर पहुंच जाएगी। रायपुर में उनको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कोविड प्रोटोकॉल के तहत। अगर वो कोविड नेगेटिव निकले तो उसके बाद जो भी होगा, अगर कोर्ट जेल भेजता है तो जेल भेजा जाएगा और बेल मिल जाता है तो बेल मिलेगा। ये बात है जी। प्रकाश, ये बताएं कि वहीं लॉ तो है, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते, धर्म संसद होती है और ऐसे प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल भाषण दिए जाते हैं, प्रेजुडिस फैलाया जाता है, तो लॉ होने के बावजूद लेकिन लोगों में डर नहीं है। क्या कुछ वजह है इसकी? किस तरह से रोकथाम ऐसी चीजों की हो सकती है? देखिए, बातें क्यों बिगड़ी? जब बाबा ने पहली बार एक शब्द बोले कि राजा को हिंदू होना चाहिए, तो ऑडियंस से कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा दिया। लगता है बाबा उससे उत्साहित हो गए, उनको लगा आगे मैं कुछ भी बोलूं तो नारे वैसे ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पहली बात है। दूसरी बात है, जब बाबा को गिरफ्तार करने की बात आई, कि अरेस्ट करने की जो बात आई, ये बात कही गई, यहाँ पे बोलने के बाद वो तुरंत फरार हो गए थे। तो जाहिर है उस वक्त उनको नहीं गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। जैसे एफआईआर दर्ज हुआ उसके बाद बाबा ने खजुराहो के इसी जगह पे वो अपना बयान दिया, जो वीडियो रिकॉर्डिंग आया था, जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी कि मुझे मृत्यु दंड भी स्वीकार है, लेकिन वो छुपे हुए थे और पुलिस ने पकड़ा। कानून को अपना काम करना चाहिए और इसको लेकर सियासी काफी उफान है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आपस में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयानों से समाज में शांति अगर टूटता है तो उससे बचना चाहिए। जी
बिल्कुल, और जहां पर इलेक्शन का माहौल भी है वहां पर इस पूरे मामले को कैश करने की भी कोशिश हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि जो उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है और तूल दे रही है प्रकाश इस पूरे मामले को। देखिए, आजकल तो एक फैशन हो गया है महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी करना। लोगों को लगता है 70 साल बाद ये बात उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ना गांधी जी आ पाएंगे, ना उस तरह उनका कोई उत्तराधिकारी इसको लेकर कुछ बोलेगा। पहली बात है। दूसरी बात है, अपने राजनीतिक लकीरें खींचने के लिए बातें रखी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा किया जाए। इसी बात को लेकर ये मसला अभी यहीं पे पहुंची है जहां पे कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है। अगर इस तरह की बातें नहीं हुए होते, अगर इस तरह के लकीरें नहीं खींचे जाते, तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन आजकल ये राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है, चीजें भी बदल रहे हैं, और सोशल मीडिया एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे किसी के कंट्रोल नहीं है, और वहां पे अनलगल बातें की जाती है। सच है कि झूठ है, उसका चेकिंग करने का, उसको चेक करने का कोई सही मुकम्मल तरीका नहीं है। तो फिर कैसे उसको पता चले जो बातें सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वो सत्य या झूठ है? और उसी का परिणाम होता है कई बार लोग समझ नहीं पाते जिस बात को वो प्लेटफॉर्म पे बड़े मंच पे बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, और तब इस तरह की बातें होते हैं और परिणाम आखिरी में कोर्ट तक पहुंच जाता है। बिल्कुल प्रकाश चंद्र होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते वो लकीर कहां पर खींचनी है वो लोग भूल जाते हैं बात करते हुए। प्रकाश चंद्र होता साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लुकमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबा कौम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी अगर इस देश के, दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर उंगली उठेगा उसका उंगली काटेंगे, और उसको कोई भी बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई ना कोई षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को भी हमको पता करना पड़ेगा, और कौन इस आदमी से उस्काने का काम और बोलने का काम किया है उसको भी हमारा सरकार, हमारा कानून पता करेगा। वहीं बीजेपी लीडर नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कालीचरण महाराज को नोटिस देकर बुलाया जा सकता था, उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। गोरखपुर से वज्राला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। प्रदेश में निवेश भी हुआ। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगे के परिणाम स्वरूप यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति असुरक्षा के कारण नहीं आना चाहता था और भयभीत था। भयभीत इस बात को लेकर के था कि अगर वह जाएगा तो स्वयं की सुरक्षा में भी खतरा हो जाएगा और उसकी पूंजी भी फंस जाएगी। 2017 के बाद आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास को फोकस करते हुए जब प्रदेश ने कार्य करना प्रारंभ किया, रिफॉर्म किए, आज परिणाम है प्रदेश में व्यापक पैमाने पर
निवेश हो रहा है, प्रदेश में नौकरी निकलती है और नौकरी में योग्यता के आधार पर जब प्रदेश के युवाओं को अवसर मिलता है तो कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती। अब तक हम 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं और 7 लाख परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। ये प्रयास करने से होता है। आज गरीब के लिए मकान बनता है, आज एक गरीब के घर में शौचालय बनता है, आज एक गरीब के घर में बिजली जलती है, आज गरीब को फ्री में राशन मिलता है, आज फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार और कोरोना महामारी के बेहतरीन प्रबंधन की दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब की भी सहभागिता हो और इस सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं कि जो कल और आज मिलाकर के लगभग 18.5 करोड़ 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गोरखपुर के लिए हुआ है। इसमें सड़क भी है, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य भी है, इसमें मेडिकल कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में बनने वाले हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी है, रिसर्च सेंटर के भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही यहां पर इसके साथ जुड़ जाता है, ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ते हैं। कहीं वाटर कॉम्प्लेक्स का जुड़ता है, कहीं ITI का, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का, कहीं पॉलिटेक्निक का, कहीं इंटर कॉलेज का, कहीं पर अन्य वे सभी कार्यक्रम जो हम सबके समग्र विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर हुआ। वेरीनाग के नौगाम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। वहीं इस एनकाउंटर में 3 आर्मी के जवान और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। फिलहाल कुछ मिलिटेंटों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, ताहम अभी महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हुई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो ऑपरेशन था ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG शामिल थे और हम इस वक्त नौगाम वेरीनाग में मौजूद है और ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर रोनुमा हुआ और अभी तक जो है 3 मिलिटेंटों को यहां पर न्यूट्रलाइज किया गया, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार जिनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है वो ज़ख्मी हो गए इस ऑपरेशन के दौरान। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी है, हालांकि एनकाउंटर ख़त्म हो गया है लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है या कॉम्बिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे वो जारी है। और जिस तरह से IGP कश्मीर ने भी ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की है कि जनूबी कश्मीर में जो 2 एनकाउंटर्स हुए, एक कुलगाम और दूसरा अनंतनाग में, तो पुलिस ने इसको एक बड़ी कामयाबी क्लेम किया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो एनकाउंटर्स है या इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं इनमें मज़ीद दिनों में जो है वो शिद्दत लाई जाएगी। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि किस तरह से CRPF आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है, पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि अगर कोई और मिलिटेंट यहाँ पर मौजूद हो उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग वेरीनाग से मुदस्सिर कादरी। मरहमा कुलगाम एनकाउंटर में भी 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। बीती शब हुए एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंट और 1 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया। एनकाउंटर के मकाम से असलहे बरामद हुए। इस हवाले से IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान भी सामने आया है। अपने एक ट्वीट में बताया कि हलाक शुदा मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। उन्होंने कहा कि अनंतनाग और कुलगाम एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली NCR में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रैब के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो के साथ बसें भी 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह बस स्टॉप पर भारी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रही।
दिल्ली हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो के साथ बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा था सर, पहले अच्छा था, और देखिए कितनी भीड़ हो रही है इससे। सीटिंग भी कर दे तभी तो काम चल जाए, और ज्यादा परेशानी के कारण है, और सारे लोग परेशान हैं। और ज्यादा देखिए क्या तमाशा हो रहा है। और तो बाकी कोरोना बढ़ेगा घटेगा ही ना। ऐसे तो आराम से लोग जाते थे, किसी को कोई इतना भीड़ नहीं था। पहले जैसे मॉल नहीं है, पहले जैसे पूरा सीट ले लेता सही था, और अब कर दे 20-17 आदमी, कोई चढ़ाता है कोई चढ़ाता नहीं है, ऐसे खाली गाड़ी लेके भाग जाता है। एक हम लोग देखिए ना, सब बस के लिए सब परेशान है। मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमाइक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन का दायरा वसी हो रहा है। दिल्ली में कोरोना के 923 मामले रोशनी में आए हैं। ओमाइक्रॉन के मामलों में भी हालिया दिनों का इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मजमूई मामले 900 से तजावुज कर गए हैं। 21 रियासतों में ओमाइक्रॉन का असर देखा जा रहा है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमतें एहतियाती तदाबीरें कर रही हैं। इसी कड़ी में मणिपुर में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूएई से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजिम करार दिया है। महाराष्ट्र में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है। पॉजिटिव केसेस आए थे, पॉजिटिविटी थी 1.29%। केसेस पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं, और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं, और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो हैं अस्पतालों के अंदर। सर, कल डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशन्स बहुत कम हैं अभी तक। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है, मतलब कोई सिम्टम नहीं है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि ओमाइक्रॉन के केसेस 961 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 263 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 252 केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं फ्रांस और बर्तानिया में ओमाइक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट कहर बर्पा किए हैं। इन दोनों मुल्कों में कोरोना के यौमिया रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। फ्रांस में बुध के रोज एक दिन में रिकॉर्ड 2,08,000 मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों के दाखिले के अमल में तेजी आई है। जिस तरह से यौमिया मामले बढ़ रहे हैं, इससे हुकूमत तशवीश में मुब्तला हो गई है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए सेहत खदमात को मजीद तक़वियत बख्शने की कोशिश की जा रही है। उधर बर्तानिया में भी कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बर्तानिया में एक दिन में 1,83,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। बर्तानिया में गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान 9 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूरोप के दीगर मुल्कों में भी कोरोना के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उधर आलमी सेहत इदारे ने मुतनब्बे किया है कि ओमाइक्रॉन और डेल्टा की वजह से कोरोना सुनामी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना
सभी हिंदुस्तानियों का हक है। निकलेगा,